हेलो दोस्तों, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है 20 सितंबर की न्यूज़ देखने वाले हैं और आपको पता ही होगा कि हम लोग 19 सितंबर तक न्यूज़ देख चुके थे और आज हम लोग 20 सितंबर की न्यूज़ देखने वाले हैं और इसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो आप यहाँ बगल में देख सकते हो, भारतीय प्रस्तावना चर्चा में था और चुनाव आयोग और राजनीतिक दल, उनको जो है राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल का जो मान्यता कैसे मिलती है वो देखेंगे। इसके अलावा यूएपीए ट्रिब्यूनल्स है, वो चर्चा में था। फिर मोरक्को की मैपिंग देखेंगे क्योंकि रक्षा मंत्री जी हमारे मोरक्को जा रहे हैं। और पांचवा जो टॉपिक है वो जहाज अदम्य, एक अदम्य नाम का जहाज है, उसकी चर्चा है। और पारादीप बंदरगाह जो उड़ीसा का है उसकी चर्चा करेंगे। और छठवा जो टॉपिक है वो सोवरेन क्लाउड, उसकी चर्चा करेंगे। और लास्ट में हमारा एडिटोरियल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है ये टॉपिक कवर करेंगे क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर जो है टॉपिक पहले बता दिया कीजिए ताकि हमें एक मतलब पता चल जाए कि जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो उसी संदर्भ में मैंने ये टॉपिक लगा दिए हैं ताकि आपको ये पता रहे कि हमने कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहली न्यूज़ क्या है। भारतीय प्रस्तावना संबंधित है। तो न्यूज़ क्या थी, भारतीय प्रस्तावना चर्चा में क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता को प्रस्तावना में उल्लिखित धर्मनिरपेक्षता, विचार विश्वास की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक आदर्शों की याद दिलाई। अब ये था क्या, इसके पीछे क्या संदर्भ क्या था, ये जो चर्चा में था। अभी आपको हाल ही में पता होगा कर्नाटक के मैसूर वाले क्षेत्र में दशहरा महोत्सव होना है। 2 अक्टूबर को आपको पता होगा दशहरा महोत्सव। तो वहाँ पे एक जो है प्रमुख गेस्ट के रूप में एक मुस्लिम व्यक्ति को आमंत्रित किया गया था, किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। तो उसी संदर्भ में एक जो है याचिकाकर्ता के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि जो दशहरा महोत्सव है वो हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार है, तो उसमें मुस्लिम व्यक्ति को नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो दशहरा महोत्सव है इसमें राज्य जो है कुछ महोत्सव कर रहा है, तो जब राज्य महोत्सव कर रहा है तो उसमें फिर हमें धर्म नहीं देखना चाहिए क्योंकि राज्य का कोई धर्म नहीं होता। उसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिकाकर्ता को संविधान की प्रस्तावना की याद दिलाई, किसके संदर्भ में, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में, क्योंकि प्रस्तावना आपको पता होगा धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको देखेंगे कि प्रस्तावना में क्या है और यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है प्रस्तावना से, वो भी देखेंगे। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो धर्मनिरपेक्षता है वो भारतीय प्रस्तावना का क्या है, बुनियादी विशेषता है। बुनियादी विशेषता आपको पता होगा कि इस भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं जो बुनियादी हैं। बुनियादी का मतलब है कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। बदलाव मतलब इसमें कुछ भी बदलाव भारतीय संसद के द्वारा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये भारतीय संविधान की क्या है, मूलभूत विशेषता है, यानी उसका बुनियाद है। अगर इसमें बदलाव हो जाएगा तो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान ही खतरे में आ जाएगा। तो इस संदर्भ में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये व्याख्या की है। ठीक है, तो अभी आपको पता होना चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता बुनियादी विशेषता है, ये किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पहले भी। तो केशवानंद भारती मामला आपको पता होगा 1973 का। तो उसमें बहुत सारी बुनियादी विशेषताएं बताई थी किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो है भारतीय संसद कौन कौन से बुनियादी विशेषताओं वाले पक्ष पर संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा एक और मामला था एसआर बोमोई मामला, इसमें भी बुनियादी पक्ष की व्याख्या की गई है। तो ये 2 मामले आपको पता होने चाहिए ताकि आप मेंस में लिख सको। और धर्मनिरपेक्षता शब्द भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया आपको ये भी पता होना चाहिए। जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ है 1976 में, उसके द्वारा धर्मनिरपेक्षता जैसा शब्द जोड़ा गया। 3 शब्द जोड़े गए थे ना, तो उसी संदर्भ में ये धर्मनिरपेक्षता शब्द भी बाद में जोड़ा गया है। तो अभी हमको क्या देखना है, भारतीय प्रस्तावना समझ लेते हैं। आपको भारतीय प्रस्तावना एक तो याद होनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपको हो सकता है यूपीएससी पूछ ले कि ये कौन सा शब्द है, इसका क्या मतलब है, भारतीय प्रस्तावना में शब्द दिया गया है कि नहीं दिया गया। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका कह लो या प्रस्तावना कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो इस प्रस्तावना को मैं पढ़ता हूँ, कुछ शब्द बताता हूँ आपको। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, यही पंथ निरपेक्ष का मतलब हो गया धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, यहाँ पंथ निरपेक्ष शब्द का उपयोग हुआ है भारत मूल जो प्रस्तावना है उसमें। ठीक है, फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब इसमें देखो न्याय है, कौन कौन से न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो अगर आपसे यूपीएससी पूछ ले कितने तरीके के न्याय है, तो 3 तरह के। कौन कौन से, सामाजिक हो गया, फिर दूसरा कौन सा है, आर्थिक, और तीसरा राजनीतिक। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारतीय प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय दिए गए, 3 तरह के। तो 3 तरह के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ स्वतंत्रताएं भी हैं। स्वतंत्रताएं किस तरह की हैं, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ध्यान रखना स्वतंत्रता कितने तरह की हैं, 5। तो ये सब याद होने चाहिए आपको ताकि आप जो क्वेश्चन आ जाए यूपीएससी में प्री में भी, तो आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए कि हाँ ये चीज़ है। तो स्वतंत्रता याद रखना, विचार की स्वतंत्रता, मैं इसीलिए लिख रहा हूँ विचार की,
अभिव्यक्ति की, ठीक है, अभिव्यक्ति की, इसके अलावा किसकी, विश्वास की, ठीक, इसके अलावा धर्म की स्वतंत्रता, पांचवी है उपासना, ठीक। तो ये शब्द याद होने चाहिए, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये 5 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई किसमें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। फिर इसके अलावा समता की बात भी की गई है, किसकी समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी 2 तरह की समता की भी बात की गई है। तो ध्यान रखना 2 तरह की समता कौन कौन सी है, प्रतिष्ठा की और अवसरों की। तो अवसर की समता और प्रतिष्ठा की, ठीक है। तो ये प्रस्तावना में 3, 4, 5 शब्द हैं जो आपको हमेशा याद रहने चाहिए। तो आपको मैं फिर से पढ़ देता हूँ ये पूरा संविधान ये जो प्रस्तावना है, इस आपको याद भी होनी चाहिए और इसके जो शब्द हैं वो पता होने चाहिए। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। और ये नीचे जो है इसमें लिखा है, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, जब संविधान सभा की जो है बैठक हुआ करती थी उस समय ये प्रस्तावना को अपनाया गया था। तो वही शब्द नीचे लिखा हुआ है कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, याद रखना 26 नवंबर 1949 ईस्वी। अब इसमें जो है विक्रम संवत भी दिया है कि मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मअर्पित करते, मतलब आत्मअर्पित का मतलब एक तरह ग्रहण करते हैं इसको अपने इसमें संविधान में इस चीज़ को अपनाते हैं, ठीक है। तो अभी हमको ये नीचे की अगर आपको शब्दावली नहीं भी याद है तो आप ये जो मैंने 5-6 शब्द बताए हैं, 3 तरह की क्या है, न्याय है, 5 तरह की स्वतंत्रता है और 2 तरह के समता है। अब आपको 2 और शब्द पता होने चाहिए, एक तो पंथनिरपेक्ष जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और दूसरा जो शब्द है एकता और अखंडता, ये ठीक है। तो ये 2 शब्द भी आपको पता होने चाहिए, एकता और अखंडता और साथ में पंथनिरपेक्ष, ठीक है। अब आपको 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए, तो आप कमेंट करके बताओ कौन कौन शब्द जोड़े गए। मैंने 2 बता दिए हैं आपको, एक शब्द आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो समता हो गई हमारी 2 तरह की, स्वतंत्रता हो गई 5 तरह की और न्याय हो गए 3 तरह के। तो प्रस्तावना आपको पता होना चाहिए। तो मैंने ये प्रस्तावना आपको बता दिया क्योंकि ये चर्चा में था, इसलिए मैंने ये चर्चा कर दिया आपको। अब देखो यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये सब यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है। अगर आप 2024 का क्वेश्चन पेपर उठाओगे यूपीएससी प्रीलिम्स का, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। देखो ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, यूपीएससी ने जो है पूछ लिया। हालांकि ये क्वेश्चन जो है अगर देखोगे तो वनडे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन यूपीएससी ने पूछा इसलिए मैंने इसको शामिल कर दिया। तो आपको इसका आंसर पता ही होगा कि राजेंद्र पटेल के पहले कौन थे अस्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके अलावा जो है इसमें देखो 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। अगर आप देखोगे 26 जनवरी 1950 को, मैंने आपको बताया ना कि बाद में 3 शब्द और जोड़े गए थे, तो बाद में 3 शब्द कौन से जोड़े गए थे आपको पता होना चाहिए। तो इसमें अगर देखोगे लोकतंत्रात्मक गणराज्य अगर 1950 के समय प्रस्तावना की थी वो देखना पड़ेगा, और अभी क्या स्थिति वो देखना पड़ेगा, यानी 1976 के बाद क्या स्थिति। तो 1976 के बाद इसमें 2-3 शब्द और जोड़े गए हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये जैसे मैंने बताया ना पंथनिरपेक्ष, तो अगर आपको इतना ही पता होगा कि पंथनिरपेक्ष बाद में जोड़ा गया तो सी तो नहीं हो सकता। अब यहाँ भी पंथनिरपेक्ष है तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 1950 की स्थिति पूछ रहा है ना। फिर इसमें ए में दे रहा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो इसने कुछ शब्द और छोड़ दिए हैं तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब आंसर क्या होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब बाद में क्या स्थिति रही है, समाजवादी शब्द जोड़ा गया, देखो मैंने बता दिया आपको, कमेंट करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एकता के बाद अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। तो 3 शब्द 1976 में जोड़े गए थे 42वें संविधान के संशोधन के द्वारा। समाजवादी, ध्यान रखना समाजवादी हो गया, फिर पंथनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता। तो ये शब्द पता होने चाहिए आपको, ठीक है, अखंडता। तो ये हो गई आपकी प्रस्तावना, क्योंकि चर्चा में था इसलिए मैंने चर्चा कर दिया आपके साथ, तो आपको ये पता हो जाना चाहिए। तो अब इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए मैंने 2 ही क्वेश्चन लगाए हैं, इसमें और भी क्वेश्चन आए। ये 2021 का क्वेश्चन था, ये 2024 का क्वेश्चन था, 2023 में भी आया है, ठीक है। तो आप प्रस्तावना पढ़ो तो ऐसे शब्दों को ध्यान रखो, फिर इसकी तुलना भी करो किससे, डीपीएसपी से, कि डीपीएसपी में भी कुछ ऐसे शब्द जैसे आप देखोगे कि जो पंथनिरपेक्ष जैसे शब्द है और इसके अलावा समाजवादी है, ये इससे डीपीएसपी से तुलना करोगे तो समाजवादी तरह के कुछ और निर्देश दिए गए हैं किसके लिए, राज्य के लिए। तो वहां से तुलना करके पढ़ो तब समझ में आएगा। इसके अलावा स्वतंत्रता मैंने 5 तरह की बताई, तो इसको मौलिक अधिकार से भी आप तुलना कर सकते हो। इसके अलावा फंडामेंटल राइट से भी तुलना कर सकते हो कि वहाँ भी स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19 में। तो इससे तुलना करके पढ़ोगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है।
और बाकी आप कमेंट किया कीजिए, तो हम उसको और बेहतर तरीके से अलग से एक टॉपिक, मैंने बताया कि जो टॉपिक आपको समझ में ना आए, ये लगे कि उसमें और गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट करोगे तो उस पर हम लोग और बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगली न्यूज़ पे चलते हैं। चुनाव आयोग, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो चुनाव आयोग और राजनीतिक दल का होगा। तो इसी संदर्भ में अभी हाल ही में क्या किया, चुनाव आयोग ने 474 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों की सूची को हटा दिया है। किससे? अपनी वेबसाइट से। कह सकते हो कि चुनाव आयोग में जो पंजीकृत राष्ट्रीय दल होते हैं ना, मतलब राजनीतिक दल, तो उसमें राष्ट्रीय भी होते हैं, राज्य स्तरीय भी होते हैं। तो उसमें पंजीकृत थे लेकिन गैर मान्यता प्राप्त, मतलब वो चुनाव वगैरह लड़ नहीं रहे थे काफ़ी सालों से, तो उनको हटाया गया है। ठीक है, सूची से। तो वर्तमान में क्या है, वर्तमान में देश के राजनीतिक दल, जो राजनीतिक दल होते हैं ना, उनको जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों के तहत चुनाव आयोग में पंजीकृत कराया जाता है। अब आपको पता ही होना चाहिए कि कोई भी राजनीतिक दल अगर पंजीकृत होना चाहता है तो उसको किस अधिनियम के तहत चुनाव आयोग में पंजीकृत कराना होगा। तो ये ध्यान रखना, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है 1951। अगर आप सिलेबस देखोगे पॉलिटी का, यानी जीएस पेपर 2 का, तो उसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम अलग से दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, तो मेंस के संदर्भ में, क्योंकि 2025 में आप देखो, 2025 में ही माफ़ कीजिएगा, 2024 में जो मेंस हुआ था उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, और आई थिंक 2025 में भी पूछा गया है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के बारे में। ठीक है, तो जीएस पेपर 2 में ये सिलेबस में दिया गया है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रावधान है जो आपको पढ़ने चाहिए। ठीक, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनोगे तो आप एक जो है चुनाव अधिकारी के रूप में भी काम करने का आपको मौका मिलेगा। तो ये अधिनियम आपको पता होना चाहिए। तो कोई भी राजनीतिक दल किसके अंतर्गत पंजीकृत होगा? इसी अधिनियम के तहत, 1951 का जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। अब आपको ये समझना है कि चुनावी, एक तो चुनाव आयोग मैंने आपको पहले भी बताया था कि पढ़ लेना जाकर के, कहाँ, पॉलिटी में इसको कवर करना है। ठीक है, जो मैंने बताया ना, भाग 15 में आर्टिकल कहाँ से, 324 से 329 के बीच में इसी चुनाव आयोग के बारे में पूरी प्रक्रिया दी गई संवैधानिक रूप की। ठीक, इसके अलावा आपको पढ़ना क्या, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। ठीक है, तो ये अधिनियम आप पढ़ करके इसको तैयार कर लीजिए। ठीक, फिर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। अब आपको पढ़ना क्या, जो राष्ट्रीय पार्टी होती है या राज्य स्तरीय पार्टी होती है, दो तरह की पार्टी हो सकती है। ये तो राष्ट्र की होगी जो पूरे देश में होगी, और दूसरी राज्य स्तरीय कुछ पार्टी होती है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो बिहार में है, तो बिहार में एक पार्टी आरजेडी, ठीक है, दूसरी पार्टी जदयू या जेडीयू। ठीक है, जनता दल यूनाइटेड, और आरजेडी का मतलब राष्ट्रीय जनता दल। तो ये क्या है, राज्य स्तरीय है, मतलब इनका जो है आप देखोगे ये बिहार तक ही सीमित है। आपको कभी ऐसा लगता है कि राजस्थान में चुनाव लड़ने जाती है, ये इनका जो है प्रतिनिधि कोई दूसरे राज्य में चुनाव लड़ रहा है? इसके अलावा यूपी में देखोगे तो आपको जो सपा है, यानी समाजवादी पार्टी, वो भी एक क्या है, राज्य स्तरीय पार्टी है। तो राज्य स्तरीय पार्टी क्या होती है और राष्ट्र स्तरीय पार्टी क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इनको मान्यता कैसे मिलती है, या किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी कब कहेंगे, तो उसके लिए कुछ प्रावधान है। तो पहला देखो, यहाँ पे किसी एक क्राइटेरिया का अगर कोई पार्टी पूरा कर लेगा तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। इसमें 3 क्राइटेरिया दिए गए हैं। तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि किसी पार्टी ने कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें जीती हो। अब आपको जैसे पता होगा, अब 3 राज्य हैं, 3 राज्यों में, अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं कि कोई पार्टी है, उसने अपने प्रतिनिधि लड़ा है, कितने राज्यों, मान लीजिए 5 राज्यों में लड़ा है, 5 राज्यों में। अब ये भी पता होना चाहिए लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 545। ठीक, तो 545 में से 2% सीट, तो 1% हो गया तुम्हारा कितना, 5.4, या कह सकते हो 5.5, और 2% हो गए लगभग 11 सीटें। तो 11 लोग जो है 3 राज्यों में चुनाव जीत के आने चाहिए, तभी कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगी। एक तो क्राइटेरिया ये हो गया, मतलब उसने जो 5 राज्यों में चुनाव लड़े, हो सकता है वो 2 राज्यों में जो है 20 उम्मीदवार जीत गया हो, लेकिन 3 राज्यों में एक भी उम्मीदवार नहीं जीता हो उस पार्टी का, तो फिर ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं होगी। उसको होना क्या चाहिए कि उसको 3 राज्यों में, कम से कम 3 राज्यों में अपने उसके 11 कम से कम जो लोकसभा के सांसद होते हैं वो चुन के आने चाहिए, तभी वो राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगी। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, अब ये क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा कि 3 राज्यों में कम से कम कितना, 2% सीट, 2% वोट की बात नहीं कर रहा है, सीट की बात कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना 2% सीट का मतलब हो गया 11 सीटें, लगभग 11 सीटें। तो 11 सीटें 3 राज्यों में जीता होना चाहिए। अब 3 राज्यों का मतलब है कि वो 3 राज्यों में चाहे एक सीट एक राज्य से जीता, दूसरे से मान लीजिए 5 जीता, फिर तीसरे से 5 जीता, तो 11 हो गए टोटल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 3 राज्यों में चुनाव लड़ा और 2 राज्यों में मान लीजिए एक राज्य में 0 पाया और 2 राज्यों में पा गया 5, एक राज्य में 6, तो ये भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं कहलाएगी। उसको 3 राज्यों में कम से कम 11 सीटें लानी पड़ेंगी। ठीक है, तो तभी वो राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगी। ये क्राइटेरिया अगर पूरा हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो चुनाव आयोग ने दूसरा क्राइटेरिया भी बताया है कि क्या हो सकता है। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है, ये तो पहला जो मैंने बताया वो पूरा कर ले तो राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगी।
अगर वो नहीं पूरा कर पाता तो दूसरी क्राइटेरिया क्या है, किसी पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। यानी कोई राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तब दिया जा सकता है कि वो 4 राज्यों में क्या हो, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा उसे पहले से प्राप्त हो। अभी मैं बताऊंगा राज्य स्तरीय पार्टी कैसे किसी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी कब कहेंगे, तो उसको पहले से राज्य स्तरीय पार्टी माना गया हो 4 राज्यों में, तभी वो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है। अगर ये क्राइटेरिया नहीं पूरा कर सकता तो ये क्राइटेरिया पूरा करे लास्ट वाला, कि किसी पार्टी को लोकसभा चुनाव या न्यूनतम 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त हुआ हो, या लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटें प्राप्त हुई हो। अब राष्ट्रीय पार्टी के मैंने 3 क्राइटेरिया आपको बता दिए। एक तो ये पता होना चाहिए कि 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी हो, या फिर जो है एक राज्य में ये जो आपका पहला वाला क्राइटेरिया है कि 3 राज्यों में कम से कम 2% सीट यानी 11 सीटें प्राप्त की हो। और जो तीसरी इसकी क्राइटेरिया है, या तीसरा जो है इसका जो तीसरी आ रहता है किसी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी कहने का, तो वो क्या है कि किसी पार्टी को लोकसभा चुनाव या 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, या तो लोकसभा चुनाव हो तब, या फिर राज्यों में चुनाव होते हैं उसमें 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% मत, यानी जैसे मान लीजिए लोकसभा चुनाव में 1000 लोग वोट दे रहे हैं, ठीक है, तो 1000 लोग जब वोट दे रहे हैं तो 6% मतलब हो गया 60 जो है मत किसको होना चाहिए, उसी पार्टी को होना चाहिए लोकसभा चुनाव में। या फिर 4 राज्यों में जो भी वोट पड़ रहे हैं तो हर राज्य में 6% पा जाओ, 6%, ठीक है। अगर ये क्राइटेरिया पूरा करेगा तभी क्या होगा, या तो वो लोकसभा के चुनाव में 6% प्राप्त कर ले, या फिर 4 राज्यों में 6% प्राप्त कर ले, ठीक है, तब उसको क्या कहेंगे कि वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कहलाएगी। अब ये 6% चुनाव वोट तो पा गया, लेकिन उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, कम से कम 4 सीटें भी प्राप्त होनी चाहिए किसमें, लोकसभा चुनाव में। तो 6% वोट हो गया किसमें, राज्य में, यानी 4 राज्यों के चुनाव में, या फिर लोकसभा के चुनाव में, प्लस 4 सीटें यानी 4 सांसद उस पार्टी के होने चाहिए लोकसभा में, तब वो राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगी, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि राष्ट्रीय पार्टी किसे कहते हैं और उसके लिए क्या क्या अर्हताएं दी गई हैं, ठीक है, यानी क्या क्या क्राइटेरिया है जिसके तहत हम राष्ट्रीय पार्टी किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी कह सकते हैं। आप समझते हैं कि राज्य स्तरीय पार्टी जो होती है उनको कैसे मान्यता मिलती है। कोई पार्टी मान ली रजिस्टर्ड हुई, पंजीकृत हुई, अब उसको राज्य स्तरीय पार्टी कब कहेंगे, तो राज्य स्तरीय पार्टी के लिए चाहिए 6% मत किसमें, विधानसभा चुनाव में। कोई पार्टी को अपने विधानसभा चुनाव में 6% मत हो, कुल वैध मतों का 6% प्लस कम से कम 2 सीटें विधानसभा में हो, यानी 6% सीट मिल जाए प्लस 2 उसके उम्मीदवार जीत जाए उस विधानसभा चुनाव में, तो ये राज्य स्तरीय पार्टी हो सकती है। अगर ये क्राइटेरिया नहीं पूरा कर सकते तो दूसरा क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा कि राज्य के लोकसभा में जो लोकसभा का चुनाव होता है ना राज्य में, मान लीजिए पूरे देश में हुआ तो उस राज्य में 6% वोट प्राप्त करे। जैसे मान लीजिए यूपी में लोकसभा के चुनाव में 6% किसी पार्टी ने वोट प्राप्त कर लिए, प्लस मतलब साथ ही साथ राज्य के ही किसी एक लोकसभा सीट को प्राप्त किया हो, तो 6% वोट प्राप्त कर लिया प्लस 1 सीट प्राप्त कर लिया, तो भी क्या कहेंगे, वो राज्य स्तरीय पार्टी बन सकती है, ठीक। अगर ये 2 क्राइटेरिया ऊपर के नहीं पूरे कर सकते तो फिर क्या करेंगे, तीसरी जो क्राइटेरिया है वो क्या है, कुल विधानसभा सीटों का 3% सीट या 3 सीटें जो भी अधिक हो उसे प्राप्त होनी चाहिए। यानी जैसे मान लीजिए हम लोग यूपी का उदाहरण लेते हैं कि यहाँ 403 सीटें हैं, ठीक, 403 सीटों में 3% अगर निकालोगे तो 1% हो गया 4 सीट, 2% हो गया 8 और 3% हो गया 12 सीट। या तो वो 12 सीट ले आए, अगर यूपी का देखोगे तो उसको 12 सीट लानी पड़ेंगी, किसके लिए, राज्य स्तरीय पार्टी के लिए। या फिर उसको, अब जैसे कोई छोटा राज्य जैसे मान लीजिए सिक्किम है, तो सिक्किम में लगभग जो है 70 के आसपास सीटें ही है और कम है शायद, तो वहाँ पे अगर देखोगे तो जो है 3% बनेगा, 2.5 सीटें, लगभग 2.5 सीटें, तो ये तो 3 से कम है, तो यहाँ उसको कम से कम 3 सीटें जीतनी पड़ेंगी राज्य स्तरीय के लिए सिक्किम जैसे राज्यों में। तो इसलिए जो भी ज़्यादा हो वो प्राप्त करना पड़ेगा, तब उसको हम कहेंगे कि राज्य स्तरीय क्या है, पार्टी है राज्य स्तरीय। अगर ये ऊपर के 3 नहीं प्राप्त कर सकते तो चौथा भी क्राइटेरिया है कि लोकसभा की प्रत्येक 25 सीटों में से कम 1 सीट प्राप्त हो। मतलब लोकसभा की, जैसे मान लीजिए राज्य का कोई चुनाव है तो कम से कम अगर 25 सीटें तो उसमें 1 सीट जरूर मिलनी चाहिए, इसको राज्य स्तरीय पार्टी के लिए। और लास्ट में एक क्राइटेरिया और दिया गया जो 2011 में जोड़ा गया था कि लोकसभा चुनाव या राज्य विधानसभा चुनाव में कम से कम 8% मत प्राप्त हो। तो आपको ये ऊपर के 3 भी याद होंगे तो आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे, किसी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी कब कहते हैं और यानी राष्ट्रीय पार्टी कब कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप कमेंट किया कीजिए, तब हमको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। और अगर आप कमेंट करोगे तो हम लोग वहाँ भी जवाब देते हैं। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ भी हम लोग जो है चीज़ें शेयर करते रहते हैं। अगर आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन नहीं किए हैं तो ये टेलीग्राम हमारा चैनल है, इसको आप स्कैन कर सकते हो अशोका IAS, या फिर अशोका IAS सर्च कर सकते हो, मतलब स्मॉल में अशोका लिखिए, अशोका _IAS, ये आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा,
टेलीग्राम, वहाँ पे हम लोग जो है कभी कभी क्या मतलब डेली कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं। एक तो हमारा जैसे एडिटोरियल वाला पार्ट डेली वहाँ पे आने लगा है, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ आपको एडिटोरियल पढ़ने को मिलता रहेगा। तो चलिए दूसरी न्यूज़ पे चलते हैं। तो 2 न्यूज़ आपको कवर हो गई, एक तो प्रस्तावना वाली और दूसरी क्या, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी या राज्य स्तर की पार्टियों को मान्यता कैसे मिलता है वो। क्योंकि न्यूज़ में था इसलिए मैंने ये चीज़ें डिस्कशन कर दी, तो आपके प्री के लिए भी और कुछ हद तक मेंस के लिए भी आपका चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब तीसरी न्यूज़ पे चलते हैं। यूएपीए ट्रिब्यूनल ने जम्मू कश्मीर के 2 संगठनों पर प्रतिबंध लगाए रखने का आदेश दिया है। अब आपको पता होगा कि यूएपीए जो हमारा कानून है, ठीक है, यूएपीए कानून क्या है, यूएपीए कानून 1967 उसी में संशोधन हुआ था 2019 में, ठीक। तो उसको पहले इसको कुछ और बोलते थे, अब इसको यूएपीए बोलते हैं। यूएपीए का मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो ये जो है एक्ट आपको पता होना चाहिए क्या है। इसी के तहत जो है ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की गई है, यूएपीए ट्रिब्यूनल। आपको पता होगा कि जो न्यायालय में बहुत सारे बोझ पड़ते हैं न्यायालय में, तो उन बोझों को कम करने के लिए अलग से ट्रिब्यूनल बना दिए जाते हैं। तो उसी के तहत, इसी कानून के तहत यूएपीए ट्रिब्यूनल बना हुआ है। तो इसमें है क्या, इसकी संरचना पता होनी चाहिए कि इसमें उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मतलब कि जो रिटायर्ड न्यायाधीश हो या फिर वर्तमान का न्यायाधीश अध्यक्षता करता है इस ट्रिब्यूनल में। ध्यान रखना, इस ट्रिब्यूनल में अध्यक्षता कौन करता है, उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का, ठीक है। तो हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जस्टिस होगा या फिर वर्तमान का जस्टिस होगा, वही इस ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता करता है। तो इसमें जो है बहुत सारे कोई आपराधिक घटना होती है, जैसे कोई बहुत सारे संगठन हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं, तो उन संदर्भ में ये यूएपीए ट्रिब्यूनल सुनवाई करता है। तो ध्यान रखना, यूएपीए ट्रिब्यूनल में अध्यक्षता कौन करता है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ध्यान रखना, मुख्य न्यायाधीश नहीं है, ठीक है। ये तो रिटायर्ड न्यायाधीश होगा या फिर वर्तमान का कोई न्यायाधीश होगा हाई कोर्ट का, ठीक। तो यूएपीए ट्रिब्यूनल आपको पढ़ना चाहिए। मैंने यहाँ चर्चा कर दी, अगर और जानकारी लेनी तो आप इसको पॉलिटी में जाकर के या गूगल में जाकर के कवर कर सकते हो, ठीक। अगली न्यूज़ है दोस्तों, रक्षा मंत्री मोरक्को की यात्रा पर गए हैं या जाएंगे, मतलब 21 सितंबर को जा रहे हैं। तो आपको मैपिंग समझ में आनी चाहिए कि मोरक्को है कहाँ। तो मैंने मैपिंग के संदर्भ में ये न्यूज़ कवर की है, तो आपको मैपिंग समझ लेनी चाहिए कि मोरक्को है कहाँ। अगर आप अफ्रीका देखोगे, अफ्रीका का मैप यहाँ मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ आप देखो, ठीक है। मतलब अफ्रीका का ये पार्ट ऐसे करके ऐसे है ना, ये अफ्रीका है, ठीक है। अफ्रीका के इस वाले पार्ट में जाओ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप के इस वाले पार्ट में जाओगे, पश्चिम वाले में, तो यहाँ आपको ये वाले एरिया मिलेंगे, अल्जीरिया, मोरक्को। आप एटलस खोलोगे, इसके अलावा यहाँ वेस्टर्न सहारा यानी पश्चिमी सहारा। तो आपको इस मोरक्को की मैपिंग पता होनी चाहिए कि कहाँ पर है। तो ध्यान रखना, पश्चिमी अफ्रीका में है एक देश मोरक्को, ठीक है। इसकी बॉर्डर कहाँ शेयर होती है, तो एक है अल्जीरिया से और दूसरी वेस्टर्न सहारा से यानी पश्चिमी सहारा से। तो 2 देशों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है कौन, मोरक्को। ध्यान रखना, 3 से नहीं करता। यहाँ पे एक और देश है मोरिटानिया, ठीक है, तो उससे शेयर नहीं करता। माली भी है, तो वो हम लोग बाद में किसी मैपिंग में कवर करेंगे। अभी हमारा मेन फोकस होगा मोरक्को। तो मोरक्को में कौन कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं देश, तो एक हो गया अल्जीरिया और दूसरा वेस्टर्न सहारा, ठीक है। इसके अलावा हमको ये भी समझना है कि एक यहाँ पे छोटा सा जल संधि है जिसको बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि, और इस पे कब्जा किसका है, यूके का, यानी ब्रिटेन का इसमें कब्जा है। जिब्राल्टर जल संधि यहाँ पे है, ये पास है, ठीक है। तो ये जिब्राल्टर जल संधि कह सकते हो या जल डमरू कह सकते हो। तो जिब्राल्टर याद रखना कहाँ पे है, ये यूरोप और अफ्रीका के पास है। तो यूरोप का स्पेन वाला देश और मोरक्को वाले पार्ट में, ये बीच में जल संधि जो किसको किसको जोड़ रहा है, यहाँ भूमध्य सागर है और इधर कौन सा है, अटलांटिक महासागर, इनको जोड़ता है। इसके अलावा कुछ द्वीप भी देख लेते हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि मोरक्को में हो सकता है ये द्वीप पूछ ले, क्योंकि चर्चा में है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोरक्को के पास कौन कौन से द्वीप है। तो एक ध्यान रखना, कैनरी आइसलैंड, ये काफ़ी चर्चा में था पिछली बार क्योंकि बहुत सारे पर्यावरण के जीव यहाँ पे पाए गए थे। तो कैनरी आइसलैंड आपको पता होना चाहिए, स्पेन का है, ये स्पेन का, इसमें स्पेन का कब्जा। यहाँ पे अगर देखोगे ये स्पेन है और इधर पुर्तगाल है यहाँ पे, तो स्पेन के बगल में पुर्तगाल है और स्पेन। तो स्पेन का एक जो है कैनरी आइसलैंड, ये पता होना चाहिए। दूसरा मिडेरिया, ये कह सकते हो, मिडेरिया भी कह सकते हो, मिडेरा पुर्तगाल का एक छोटा सा द्वीप है यहाँ पे, ठीक है। तो ये द्वीप दोनों पता होने चाहिए, एक तो कैनरी आइसलैंड, ठीक, और दूसरा मिडेरा, ठीक। तो मिडेरा आइसलैंड और कैनरी आइसलैंड। और मोरक्को कितने देशों से बॉर्डर शेयर करता है, तो 2 देशों से, अल्जीरिया और पश्चिमी सहारा से। और इसके पास की जल संधि कौन सी है, जिब्राल्टर। इसके अलावा मोरक्को कितने समुद्र से जुड़ता है या कितने समुद्री उससे जुड़ता है, तो एक तरफ हो गया आपका ये अटलांटिक महासागर और इधर देखोगे तो भूमध्य महासागर है, ठीक है। तो 2 इसके साथ महासागर कह सकते हो, ये वाटर बॉडी जोड़ती हैं। एक तो अटलांटिक महासागर हो गया और दूसरा इधर देखोगे तो यहाँ पे हो गया भूमध्य महासागर। तो आई थिंक मोरक्को की आपको मैपिंग समझ में आ गई होगी। अब आप एक कमेंट करो मुझे कि यहाँ पे एक पर्वत भी है मोरक्को के पास, यहाँ पे कौन सा पर्वत है, वो आपकी जो है एटलस नाम से ही है, ठीक है। तो एटलस पर्वत याद रखना, यहाँ पे एक पर्वत मोरक्को के पास, वो इस एरिया में पूरा है। तो उसको आप कमेंट करके बताओ कौन सा पर्वत है। तो मोरक्को की मैपिंग आप समझ गए होगे। तो आगे चलते हैं। जो 5वीं न्यूज़ थी दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल का जहाज अदम्य नाम याद रखना,
हो सकता है यूपीएससी पूछ ले कि अदम्य जहाज किससे रिलेटेड है, वो लिख देगा इंडियन नेवी, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये तटरक्षक बल है, तटरक्षक बल समझ रहे हो, कोस्ट गार्ड। तो कोस्ट का, भारतीय कोस्ट गार्ड का एक जहाज है, जहाज अदम्य। अब इसमें जो है इसी कोस्ट गार्ड के लिए 8 तरह के अदम्य जहाज बनाए जा रहे हैं, ठीक है। मतलब जहाज की एक श्रेणी बनाई जा रही है 8 जहाजों की, जिसमें से पहला जो जहाज है वो अदम्य है, ठीक है। इसको जो है पारादीप बंदरगाह, जो उड़ीसा का बंदरगाह है, उस पर इसको उतारा गया, यानी एक तरीके से जल आवृत किया गया, यानी एक तरीके से इसको जल में उतार दिया गया। अब ये जो है कमीशन हो गया भारतीय तटरक्षक बल के रूप में, ठीक है। तो ये अदम्य जहाज याद रखना। और पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है, उड़ीसा में। और ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, यानी भारत मानव निर्मित बंदरगाह है पारादीप। कहाँ पे है, आप अगर भारत का मानचित्र देखोगे तो ये इस क्षेत्र में है, ठीक है। तो भारत का मानचित्र आप जरूर देखा करो, उड़ीसा वाले क्षेत्र में पारादीप बंदरगाह है। इसके अलावा मैंने बंदरगाह, विश्व में जो विशेष बंदरगाह बहुत ज़्यादा चर्चा में होते हैं, क्योंकि यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि प्रमुख बंदरगाहों में कौन कौन कहाँ कहाँ पर है। तो आप अगर देखो विश्व के प्रमुख बंदरगाहों में संगाई बंदरगाह, आप संगाई से तो आप पता चल जाएगा कि यहाँ चीन में है। फिर इसके अलावा सिंगापुर बंदरगाह, ये भी पता चल जाएगा कि एशिया के सिंगापुर वाले में है। लेकिन रॉटरडैम बंदरगाह जो बहुत ज़्यादा चर्चा में होता है, वो नहीं पता होता किस देश में है। ध्यान रखना, नीदरलैंड, यूरोप में नीदरलैंड है, वहाँ पे है। इसके अलावा लॉस एंजलिस या लॉन्ग बीच ये कहाँ पे, अमेरिका में। फिर जेबेल अली बंदरगाह, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो हमने जो है बताया था ना, मिडिल ईस्ट से हमारा क्या जा रहा है, एक व्यापारिक रास्ता हम लोग यूरोप तक ले जा रहे हैं। तो जेबल अली कहाँ पे, दुबई में, ठीक। इसके अलावा हांगकांग प्रमुख है। तो इतने बंदरगाह आपको कम से कम पता होने चाहिए। इसकी आप अगर मैपिंग देखना चाहो तो आप अगर चीन की मैपिंग में जाओगे तो संगाई बंदरगाह मिल जाएगा। सिंगापुर को आपको पता ही है, ठीक है। रॉटरडैम कहाँ पे, नीदरलैंड, यूरोप में। फिर लॉस एंजलिस या लॉन्ग बीच कहाँ पे, अमेरिका में। और जेबेल अली दुबई में। और हांगकांग तो आपको पता ही है, चीन के पास, ठीक। तो वहाँ ये प्रमुख बंदरगाह है जो मात्रा, शिपिंग क्षमता और रणनीतिक स्थान के कारण वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हैं। एशिया में चीन के कई बंदरगाह, जैसे शेनज़ेन, पियानजिंग, झोउशान है। फिर तियानजिन बंदरगाह, भी आपको पता होगा, तियानजिन में एससीओ की बैठक हुई है। ये प्रमुख बंदरगाह हैं चीन के। जबकि उत्तरी अमेरिका में लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी, यूरोप में रॉटरडैम और हैम्सबर्ग, और मध्य पूर्व में जेबेल अली महत्वपूर्ण है। तो ये बंदरगाह आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। अब भारत में अगर देखोगे तो भारत का एक तो हो गया मुंबई पोर्ट, देखो मुंबई पोर्ट हो गया, दूसरा मैंने आपको बताया पारादीप। तो ये 2 नाम आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो भारत के संदर्भ में देखोगे तो मुंबई पोर्ट हो जाएगा, जिसको आई थिंक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्स भी कहते हैं, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। और दूसरा है पारादीप बंदरगाह, उड़ीसा का। आप ये भी याद रखना कि टॉप 10 में, मतलब वर्ल्ड के मेजर पोर्ट्स हैं, मेजर सी पोर्ट्स, उसमें भारत का कोई बंदरगाह नहीं आता है, ठीक है। तो टॉप 10 जो मेजर पोर्ट्स हैं उसमें बंदरगाह भारत के नहीं आते, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। ये वो बंदरगाह है जो टॉप 10 में है। तो चीन का एक जैसे संगाई बंदरगाह बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, ठीक है। तो इसके अलावा ये बंदरगाह हो गया, ये रॉटरडैम बंदरगाह बहुत ज़्यादा चर्चा में है। सिंगापुर का बंदरगाह जो मलक्का जल संधि के पास है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो ये बंदरगाह आपको पता होना चाहिए। और हो सकेगा तो हम एक अलग से मैपिंग वाले सीरीज में प्रमुख बंदरगाह को कवर कर देंगे मैपिंग के थ्रू, ठीक है। तो वहाँ आप उस मैपिंग सीरीज में देख लेना। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि अभी सर आप मैपिंग वाली सीरीज ला ही नहीं रहे। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है, अभी मेंस और न्यूज ये कवर हो जाए, क्योंकि प्री में अभी हमारे पास 8 महीने हैं। जब 6 महीने बचेंगे तो हम पूरा फोकस कर देंगे प्री पे। तो अभी हमारे पास 8 महीने, तो अभी हम 2 महीने अपना ऑप्शनल, अपना मेंस ये कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। एक न्यूज़ थी, जर्मन इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और बिजनेस एआई प्रदाता एक कंपनी है एसएपी, जो क्या करता है, एआई बनाता है, एआई सॉफ्टवेयर वगैरह बनाता है। इसके अलावा वो बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह बनाता है, ऐप्स बनाता है कुल मिला के, ठीक है। एसएपी याद करना है, जर्मन की कंपनी है जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है। इसने क्या किया, भारत की डिजिटल यात्रा, यानी भारत की जो डिजिटल इंडिया मूवमेंट है ना, डिजिटल इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया के तहत अतिरिक्त सुरक्षा हेतु भारत में एसएपी सॉवरेन क्लाउड का अनावरण किया। अब इसको समझते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको न्यूज समझ में नहीं आ रही हो कि है क्या, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, फिर आप फंस जाते हो। एक कंपनी है कहाँ की, जर्मन की, ये जर्मनी कह सकते हो। क्या नाम है उसका, एसएपी। अब ये ना पूछना इसका फुल फॉर्म क्या है, S&P बोलते हैं। तो एसएपी, इसने क्या किया, भारत की डिजिटल यात्रा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा हेतु भारत में एसएपी सॉवरेन क्लाउड का अनावरण किया है। अब ये क्या है पहले समझते हैं। पहले एसएपी क्या है, आप समझ गए होगे, ये जर्मन की कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है। अभी सॉवरेन क्लाउड क्या है, इससे पहले समझते हैं कि क्लाउड क्या है। आपने कभी जो है गूगल ड्राइव वगैरह चलाया होगा, गूगल ड्राइव जो भी जानते हो गूगल ड्राइव क्या है, तो वो भी एक क्लाउड है। क्लाउड का मतलब एक तरीके से इंटरनेट में दी गई हमें स्टोरेज, ठीक है। यानी इंटरनेट की दुनिया में जो स्टोरेज होता है, जैसे हमारे पास चिप होती है,
तो चिप में हम चीज़ें भर लेते हैं, रख लेते हैं, लेकिन हम क्या होता है उसका एक्सेस, जैसे मान लीजिए यहाँ कंप्यूटर रखा है या इंडिया में कंप्यूटर रखा है, अगर हम यहीं पे इसको रखेंगे उस चिप को तो वो वहीं पे उपलब्ध होगी। अगर हम अमेरिका चले गए, अपना कंप्यूटर यहीं छोड़ गए, तो फिर अमेरिका में हमें कुछ डाटा चाहिए होगा तो फिर हम इस चिप से नहीं ले सकते। तो उसके लिए इंटरनेट की दुनिया में क्या किया गया, क्लाउड बनाया गया, ताकि उस क्लाउड में आप ऑनलाइन डाटा रख लो, और आप हो सकता है यहाँ पे हो भारत में तो भारत में उसको खोल लो, और अगर आप जो है भारत से बाहर जा रहे हो तो कहीं पे भी इसका एक्सेस हो सकता है। तो उसका एक सबसे अच्छा उदाहरण आप देखोगे गूगल ड्राइव, कि गूगल ड्राइव में आपने कोई फाइल सेव कर दी तो आप अपना मोबाइल कहीं भी ले जाओ, अगर मोबाइल भी भूल गए तो आप जीमेल के थ्रू किसी कंप्यूटर में खोल सकते हो गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव में कोई डाटा अगर आ गया तो वो कहीं भी खोला जा सकता है, यही है क्लाउड। ठीक है, इसी तरह जीमेल है। ठीक है, जीमेल के अलावा इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट वालों का है वन ड्राइव या वन क्लाउड कहते हैं उसको। ठीक है, तो इस तरह के क्लाउड हमें दिए गए हैं, या कह सकते हो हमें उपलब्ध कराए गए हैं, किसके द्वारा, इंटरनेट की दुनिया या गूगल के द्वारा। तो ये हो गया क्लाउड। अब क्लाउड तो समझ गए होंगे कि क्लाउड क्या होता है। अब इसके प्रकार होते हैं, जैसे पब्लिक क्लाउड हो गया, प्राइवेट क्लाउड हो गया, हाइब्रिड क्लाउड हो गया, एक होता है सॉवरेन क्लाउड। तो सॉवरेन क्लाउड बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से व्यक्तिगत होता है। तो पहले समझते हैं पब्लिक क्लाउड, जो मैंने अभी उदाहरण बताया गूगल ड्राइव वगैरह, ये क्या है, पब्लिक गूगल ड्राइव ये क्या है, पब्लिक क्लाउड है। ठीक, इसके अलावा प्राइवेट क्लाउड भी तो होते हैं। प्राइवेट का मतलब केवल पर्सनल यूज के लिए, ये थोड़ा सुरक्षा की दृष्टि से ठीक माना जाता है, लेकिन इसका भी जो है बहुत सारे साइबर जो क्राइम करते हैं वो इसको तोड़ लेते हैं, इस प्राइवेट क्लाउड को भी। फिर एक हाइब्रिड होता है, यानी पब्लिक प्लस प्राइवेट मिल करके अगर कोई जो है क्लाउड बना है तो वो हो जाएगा हाइब्रिड। और अभी जो भारत सरकार को मिला है वो सॉवरेन क्लाउड मिला है, ये बहुत ज़्यादा सुरक्षित होता है, इसको जो कोई एक्सेस नहीं कर सकता आसानी से। ठीक है, तो सॉवरेन क्लाउड में क्या किया जाएगा, जो भारत का डेटा है, स्वास्थ्य संबंधी डेटा हो गया। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग बीमा में हो गया, स्वास्थ्य हो गया। ठीक है, स्वास्थ्य। ठीक, इसके अलावा बीमा सेक्टर में, तो बीमा सेक्टर में जो हमारे डेटा है, बैंकिंग सेक्टर में जो डेटा है, तो जो हमारा डेटा आम नागरिकों का बैंकिंग होता है उसके लिए एक एक्सेस ऐसा चाहिए जो प्राइवेट हो, बिल्कुल सुरक्षित हो। तो सुरक्षा की दृष्टि से सॉवरेन बॉन्ड का जो है, सॉवरेन क्लाउड बॉन्ड भारत सरकार ने किससे मांगा, एसएपी से। तो एसएपी ने एक सॉवरेन क्लाउड बना के दिया किसको, भारत सरकार को, ताकि हम अपना डाटा यहाँ सुरक्षित रख सकें। तो भारत सरकार इसको अब इस सॉवरेन क्लाउड को अपने उसमें जोड़ेगा, ताकि हमारे जो डाटा है, मतलब अपने जो है पॉलिसी में जोड़ेगा, अपने जो है सरकार की जो नीति है उसमें जोड़ लेगा, ताकि हम अपना डेटा यहाँ सुरक्षित रख सकें सॉवरेन क्लाउड में। ठीक है, फिर भारत में सॉवरेन क्लाउड क्यों है, मतलब क्यों जरूरी है, ये समझते हैं। तो इसका मैंने आपको उदाहरण दिया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये जो हमारे जो बहुत सारे डेटा है जिसका हम एक्सेस किसी दूसरे देश को न दे सकें, इसलिए सॉवरेन क्लाउड जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो सॉवरेन क्लाउड में एक विशेषता ये भी है कि इसको कोई बाहरी शक्ति, यानी भारत के बाहर कोई अगर चाहे कि इसको हम खोल लें तो इसको खोल नहीं सकता, ये भारत में ही खुलेगा, यानी भारत की ही बाउंड्री में खुलेगा। ठीक है, तो एक तरीके से सॉवरेन क्लाउड आप समझ गए होंगे। तो ध्यान रखना, सॉवरेन क्लाउड क्या है, एक तरीके का कह सकते हो ऑनलाइन डेटा स्टोरेज है, डेटा स्टोरेज समझ सकते हो कि डेटा स्टोरेज यहाँ पे हमारा होगा। ठीक है, तो हो सकता है यूपीएससी इस तरह का प्री में क्वेश्चन बना ले, तो सॉवरेन क्लाउड ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। जो हमारा एडिटोरियल है, जो बहुत ही अच्छा एडिटोरियल था, द सऊदी पाकिस्तान पैक्ट इन अ डॉगी इंश्योरेंस पॉलिसी। अभी आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने, मैंने न्यूज़ भी कवर की थी, पाकिस्तान ने, अगर आप पीछे की न्यूज़ देखोगे 19 सितंबर की, तो उसमें मैंने कवर किया कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ क्या किया है, सऊदी अरब के साथ एक रक्षा समझौता किया है, जिसके तहत क्या किया है उन्होंने कि सऊदी और पाकिस्तान ने मिलकर के एक रक्षा समझौता में हस्ताक्षर किया, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई भी देश पर हमला हो, यानी चाहे सऊदी अरब पे हो या फिर पाकिस्तान में हो, तो वो दोनों देश पे हमला माना जाएगा। मैंने आपको नाटो का उदाहरण दिया था, जिस तरह के नाटो संगठन बना है, कुछ उसी तरह के पाकिस्तान ने बनाना शुरू किया है। उसमें एक देश जुड़ गया है, कौन सा, सऊदी अरब। आपको पता होगा कि 57 इस्लामिक कंट्री पूरे विश्व में, तो 57 इस्लामिक कंट्री को आपस में जोड़ने का जो पाकिस्तान का एक तरीके से उसकी जो भावना है कि हम ये 57 इस्लामिक कंट्री एक साथ जुड़ जाए और एक नाटो जैसा संगठन बना लें, तो उसमें से पहला जो है कहीं ना कहीं सऊदी अरब के साथ इन्होंने रक्षा समझौता कर लिया है। इसमें मैंने ये भी बताया था कि भारत के लिए क्या हित जुड़ते हैं इस समझौते से। ठीक है, तो वो पूरा समझौते में भारत के संदर्भ में भी पढ़ना चाहिए। तो सऊदी पाकिस्तान समझौता एक संदिग्ध बीमा पॉलिसी है, तो इसके लिए पूरा लेख एडिटोरियल में आया था, जिसको मैंने आपके इस टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया है। वहाँ जाकर के आप पढ़ो इस पूरे लेख को। मैंने आपको संदर्भ बता दिया कि पाकिस्तान सऊदी अरब ने रक्षा समझौता किया है, जिसके तहत क्या कहा गया है कि भारत या सऊदी अरब और पाकिस्तान में किसी एक देश में अगर कोई तीसरा देश हमला करेगा तो उसको दोनों देश पे हमला माना जाएगा और दोनों देश मिलकर के उस देश पे कार्रवाई करेंगे। अब ये क्यों आया है, क्योंकि आपको पता होगा कि इजराइल पिछले 1 साल से जो हमास है उसके पीछे पड़ गया है, और आपको पता होगा कि हमास एक क्या है, टेरर ग्रुप माना जाता है, बहुत सारे देश इसको टेरर ग्रुप मानते हैं। तो इसके पीछे पड़ गया, इसके लिए वो जो है हमास जहाँ जहाँ पे है, तो आपको पता होगा हमास जो है मिडिल ईस्ट की जो देश है, अगर आप मिडिल ईस्ट के देश देखना चाहो तो ये देश देखो,
यहाँ पे इजराइल, यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे हमास जो गाजा वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पे इजराइल ने हमास को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा हमास यहाँ तो है ही गाजा वाले क्षेत्र में, वेस्ट बैंक वाले क्षेत्र में, इसके अलावा यहाँ कतर वाले क्षेत्र में भी हैं, अलग अलग मुस्लिम कंट्रियों में भी हमास के कई सारे ग्रुप रहते हैं। तो इजराइल ने इसको ख़त्म करने का एक तरीके से मन बना लिया। तो उसी संदर्भ में जब पाकिस्तान और सऊदी अरब ने क्या किया है, एक जब ये रक्षा समझौता किया, तो ये माना जा रहा है कि इजराइल के द्वारा जो भी हमला हो रहा है किस पे, मुस्लिम कंट्रियों पे, वो कल को सऊदी अरब में भी हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरब वाला एरिया आप देखोगे तो ये है, ठीक है, ये मिडिल ईस्ट एशिया में सबसे बड़ा देश है सऊदी अरब, और इसी के बगल में जॉर्डन से जुड़ा हुआ देश इजराइल है। तो कल को अगर सऊदी अरब के पास कोई हमला होगा तो फिर पाकिस्तान उस पर रिएक्ट भी करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मिडिल ईस्ट में केवल एक ही कंट्री इजराइल जो क्या है, परमाणु शक्ति संपन्न है। तो अब इसके काउंटर करने के लिए कोई परमाणु शक्ति ही चाहिए, तो पाकिस्तान के पास भी जो है परमाणु शक्ति है। तो इस संदर्भ में इसको देखा जाना चाहिए। दूसरा, भारत के लिए क्या है, सुरक्षा दृष्टि से देखा जा सकता है कि भारत के संदर्भ में क्या क्या चीज़ें इसमें जुड़ती हैं सुरक्षा दृष्टि में, कहीं ये हमारे हित को प्रभावित तो नहीं करेगा ये रक्षा समझौता। तो इस संदर्भ में पूरा लेख आया था, तो उसको मैंने टेलीग्राम में अपलोड कर दिया है। आप इस टेलीग्राम को आप स्कैन कर लो और उस वहाँ जा करके पढ़ो। भारत पाकिस्तान रक्षा समझौता नाम से मैंने एक जो है एडिटोरियल यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो आप जा करके उसको कवर कीजिए, और आज इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलेंगे हम लोग, या 21 तारीख की जो न्यूज़ है वो आज शाम तक या कल सुबह तक आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको न्यूज़ लेट आती तो आप थोड़ा धैर्य रख करके उसको सुन जरूर लिया कीजिए, ताकि आपकी चीज़ें कवर हो जाए, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।